कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 34 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने साथ में नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के बैठें। पेज नंबर 34 में 3-4 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद एनर्जीज इन लिक्विड, और उसके बाद है लास्ट टॉपिक ऑफ द पेज बर्नौलीज थ्योरम। तो चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जब भी कभी बात करते हैं तो हमेशा इस रेफरेंस में बात होती है कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डिप किया गया है, इमर्स किया गया है, और जब उस ऑब्जेक्ट को उस लिक्विड में डिप करते हैं तो उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। जब एयर में आपने मेज़र किया था किसी गिवन ऑब्जेक्ट का वेट, जो कि उसका रियल वेट कहलाता है या फिर एक्चुअल वेट कहलाता है, और जब आपने उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप कर दिया, वहाँ पे आपने उसका वेट मेज़र किया जो कि अपेरेंट वेट कहलाता है, तो ये अपेरेंट वेट कम होता है एक्चुअल वेट से, वेट रिड्यूस हो जाता है। तो ये कितना रिड्यूस होता है, कैसे रिड्यूस होता है, इस बात का एक्सप्लेनेशन हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया है, F इज इक्वल टू F2 माइनस F1। तो ये दो फोर्सेस हैं, एक F2 फोर्स है, एक F1 फोर्स है। तो इसमें जो है बेसिकली हम एक एक्सप्रेशन देखिए, जो इसमें रिजल्ट जो ऑब्टेन किया है V रो जी, वो V रो जी ये बता रहा है कि कितने अमाउंट से रिड्यूस हो जाता है वेट। तो ये F2 माइनस F1 से कैसे आया है, मान लेते हैं कि एक क्यूबिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने लिक्विड में इमर्स किया, रो डेंसिटी के लिक्विड में इमर्स किया। तो ये क्यूबिकल शेप का, इसके सारे फेसेस का एरिया बराबर होगा, क्यूब है, तो लेट द एरिया ऑफ ईच फेस इज कैपिटल ए। सारे के सारे फेसेस का एरिया, मतलब हर एक फेस का एरिया कैपिटल ए है। तो एक तो इसका टॉप वाला सरफेस हो गया और एक बॉटम वाला सरफेस हो गया। तो टॉप वाले सरफेस के ऊपर ऊपर की तरफ से लिक्विड का प्रेशर लग रहा होगा, और बॉटम वाले सरफेस पे नीचे की तरफ से प्रेशर लग रहा होगा। तो ऊपर वाले प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दैट प्रेशर बाय द एरिया ऑफ दैट फेस विच इज़ कैपिटल ए, और नीचे वाले प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दैट प्रेशर इनटू द एरिया ऑफ द फेस विच इज़ कैपिटल ए। तो इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस होगा, ऊपर वाली फोर्स को हमने F1 बोला है और नीचे वाली फोर्स को F2 बोला है, यही पहले एक्सप्रेशन में लिखा है, विच इज़ F2 माइनस F1। F1 ऊपर से लगने वाली फोर्स, यानी ऊपर टॉप सरफेस के ऊपर लगने वाली फोर्स, और F2 बॉटम सरफेस के ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स। तो इसका जो अपथ्रस्ट फोर्स है, वो अपथ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन होती है ऊपर की तरफ। तो F2 एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, F1 डाउनवर्ड लग रही है, F2 में से F1 आप रिड्यूस कर लो, माइनस कर लो, तो ये टोटल नेट फोर्स आ जाएगी ऊपर की तरफ लगने वाली, विच इज़ द अपथ्रस्ट फोर्स। तो यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है वेट को रिड्यूस करने के लिए। तो जितना ये फोर्स होगी उतना ही उसका ऑब्जेक्ट का वेट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वेट भी तो एक फोर्स है विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड। तो उसी के साथ में प्लस करोगे या उसमें से एक्चुअली माइनस हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ऊपर की तरफ लगने वाली है थ्रस्ट फोर्स, तो रिड्यूस्ड वेट आपको मिल जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन निकला है ना V रो जी, ये V रो जी आपको वो फोर्स की वैल्यू बता रहे हैं जितने फोर्स से उसका वेट रिड्यूस होना है, मतलब mg में से इस V रो जी को माइनस कर लोगे। अच्छा, अब ये F2 और F1 को कैसे कैलकुलेट किया है, बस ये F2 और F1 का कैलकुलेशन समझ लेते हैं तो V रो जी एक्सप्रेशन तो आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले F1 एक्सप्रेशन समझते हैं। तो जो ऊपर वाला सरफेस है, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट का जो ऊपर वाला सरफेस है, इसकी लिक्विड के सरफेस से, जहाँ तक लिक्विड फील्ड है वहाँ से इसकी डेप्थ H1 है। तो इस क्यूबिकल के सरफेस पे, टॉप सरफेस पे कितना प्रेशर होगा, H रो जी के फॉर्मूला से आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो H1 रो जी होगा। और उस H1 रो जी के कोरस्पॉन्डिंग फोर्स कितना होगी, टॉप सरफेस के ऊपर लगने वाली फोर्स, प्रेशर को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो फोर्स मिल जाती है। तो F1 की वैल्यू हो गई H1 रो जी इंटू कैपिटल ए। इसी तरीके से जो बॉटम सरफेस था वहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है नीचे से, तो प्रेशर होगा कितना, उस पॉइंट पे प्रेशर होगा ऊपर जहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है उस सरफेस से लेकर के यहाँ बॉटम सरफेस ऑफ क्यूब तक की डेप्थ, तो वो H2 है। तो H2 रो जी इज प्रेशर एट दैट पॉइंट।
और वहाँ पे उसके कोरस्पॉन्डिंग फोर्स कैलकुलेट करोगे तो प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो लगेगी H2 रो जी इंटू कैपिटल ए। तो F2 और F1 की वैल्यूज़ मिल गई आपको। F2 इज़ H2 रो जी ए और F1 इज़ H1 रो जी ए। तो इससे आप कैपिटल F कैलकुलेट कर सकते हो, H2 रो जी ए माइनस H1 रो जी ए। अब इसमें कैपिटल A कॉमन ले सकते हो और रो इंटू जी ये कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में बचता है H2 माइनस H1। अब H2 माइनस H1 क्या है? H1 है लिक्विड के सरफेस से टॉप सरफेस, क्यूब के टॉप सरफेस की हाइट डेप्थ, और H2 क्या है? लिक्विड के सरफेस से क्यूब के बॉटम सरफेस तक की। तो H2 माइनस H1 इसकी हाइट आ गई, ये जो क्यूब था इसकी हाइट आ गई। अब इस क्यूब की हाइट को क्यूब के क्रॉस सेक्शन एरिया यानी एक फेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसको कैपिटल V लिख दिया। तो V इंटू रो इंटू जी, V इंटू रो इंटू जी इज दिस अपथ्रस्ट फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली नेट फोर्स है। तो इतने से ये रिड्यूस हो जाता है इसका वेट। ठीक है, ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में एक इक्वेशन से इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि A1V1 और A2V2 ये क्या है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक ट्यूब है और इस ट्यूब को इसके जो क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं वो सब सेम नहीं है, यानी कि यूनिफॉर्म ट्यूब नहीं है। तो एक एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए A1 है, दूसरे एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, एक तरफ नैरो एक तरफ वाइड है। तो अब जहाँ ये एक एंड से कोई लिक्विड एंटर करता है और उस लिक्विड के एंटर करने की वेलोसिटी V1 है, और दूसरे एंड से जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है वहाँ से लिक्विड एग्जिट करता है, एग्जिट करने की वेलोसिटी V2 है। तो इस वाले एंड के लिए A और V का मल्टीप्लिकेशन आपने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया। तो ये इस वाले एंड का जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया था ये A1 था, और जहाँ वेलोसिटी एंटर कर रही थी लिक्विड की वो V1 थी। और इस दूसरे वाले एंड के लिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 था, और जो एग्जिट कर रहा था लिक्विड उसकी वेलोसिटी V2 थी। तो आपने इसके लिए कैलकुलेट किया A1V1 आया, और इसके लिए दूसरे वाले एंड के लिए कैलकुलेट किया A2V2 आया। तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होता है। दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब ये कैसे हमने कैलकुलेट किया और इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस एक बार समझें सबसे पहले। इसका मतलब ये है कि अगर एक किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर के, एक नैरो क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर के वेलोसिटी लिक्विड के एंटर करने की कुछ है ना, तो और इधर वाइडर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो वहाँ से लिक्विड के एग्जिट करने की वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको तो क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को तो कांस्टेंट बने रहना है। इस एक्सप्रेशन A1V1 इज इक्वल टू A2V2 को हम A इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट से भी डिनोट कर सकते हैं, करते भी हैं। A1V1 इक्वल टू A2V2 को हम ये भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि A क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, तो A इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट थ्रू आउट द ट्यूब कांस्टेंट बने रहना है। तो अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम था तो यहाँ, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा होने से वेलोसिटी अपने आप कम हो जाएगी। और यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा था और यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया तो यहाँ पे वेलोसिटी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। और आप ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ऑब्जर्व भी करते हैं। आप एक पाइप है, जिस पाइप से कोई वाटर फ्लो कर रहा है, उससे आप कोई व्हीकल वॉश करना चाहते हो, कार स्कूटी वॉश करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि उस पाइप का एक एंड तो आपने टैप के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया वहाँ पे जितना है उतना ही है। और ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपके हाथ में है एंड पाइप का, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप अपने थंब से कम कर लेते हो प्रेस करके या उसको कवर करके। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाने से एग्जिट होने वाले फ्लूइड की, वाटर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये इंक्रीज हो गई क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया है आपने, इसलिए इंक्रीज हो गई, क्योंकि और A और V के प्रोडक्ट को तो उतना ही बने रहना था। अब ये होता क्यों है, इस बात को समझें। A और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट क्यों होता है? A तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, और V को जो आप ये समझें कि V इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में एंटर करने वाले फ्लूइड का वॉल्यूम कैलकुलेट होता है A और V से। V इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया V,
और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। तो दिस इज द ए वी इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग इन द ट्यूब पर सेकेंड। तो ये अब ट्यूब में कहीं पे कोई स्ट्रोक तो होना नहीं है लिक्विड का, तो जितना एंटर किया था उतना ही एग्जिट भी करना है। तो इसलिए यहाँ से जब एंटर करने वाले एंड के लिए आपने ए और वी का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया तो उतना ही एग्जिट करने के लिए भी आएगा। A1V1 इज इक्वल टू A2V2 आपको मिलेगा, या पूरी ट्यूब के लिए A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एनर्जीज की बात कर रहे हैं, कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसमें कई तरह की एनर्जीज होती हैं। तो 3 तरह की एनर्जीज होती हैं। सबसे पहले प्रेशर एनर्जी है, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी है और उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी है। तो इन तीनों एनर्जीज़ के बारे में समझ लेते हैं। और एनर्जी होती हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी डेंसिटीज़ होती हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर एनर्जी के लिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है P इंटू ए इंटू एल। तो दिस इज प्रेशर एनर्जी इन ए लिक्विड फ्लोइंग इन ए ट्यूब। तो P इंटू ए इंटू एल, और इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर एनर्जी डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने का मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो ये एनर्जी को पर वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो एनर्जी P इंटू ए इंटू एल है, और इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम होगा कैपिटल A इंटू एल। तो कैपिटल A इंटू एल से जब इसको डिवाइड करो तो केवल P बचेगा। तो P इज प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, वाइल प्रेशर एनर्जी इज P इंटू ए इंटू एल। इसी तरीके से अगला है काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड में। तो v वेलोसिटी के साथ में लिक्विड अगर फ्लो कर रहा था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। इस 1/2 mv² के कोरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो इसको कैपिटल V से यानी कि वॉल्यूम से डिवाइड कर लो। तो जब कैपिटल V से डिवाइड करोगे 1/2 mv² का, तो m/v दिस विल बिकम रो, यानी कि उसकी डेंसिटी। तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 रो v²। ये 1/2 mv² इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, वेयर m इज मास, v इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड, और 1/2 रो v² इज काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, v इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड के फ्लो होने की mgh होती है, where m is mass of the liquid, g is gravitational acceleration, h is height, जितना हाइट पे भी फ्लो कर रहा है वो। और इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो इसको कैपिटल V से डिवाइड कर लो, mgh डिवाइड बाय कैपिटल V। तो m अपॉन कैपिटल V विल बिकम रो, तो ये रो जी एच आ जाएगा। तो रो जी एच क्या चीज़ है? पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, तो ये तीनों तरह की जो एनर्जीज़ हैं और एनर्जी डेंसिटीज़ हैं, ये आपको बर्नौलीज़ थ्योरम को समझने में हेल्पफुल होंगी बहुत ज़्यादा। तो अब बर्नौलीज़ थ्योरम की बात कर लेते हैं। बर्नौलीज़ थ्योरम आपको बताती है कि कोई लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसकी एनर्जी कंजर्व रहती है। कंजर्व रहती है मतलब कि कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो अब लेकिन उसके पास में टोटल 3 तरह की एनर्जी है, अभी पढ़ के आए हैं। कोई लिक्विड जब फ्लो करता है उसके पास टोटल 3 तरह की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इन तीनों तरह का एनर्जी का समेशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन ऑफ द या थ्रू आउट फ्लो ऑफ द लिक्विड। तो देखिए यही इसका स्टेटमेंट है। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है P प्लस 1/2 रो v² प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये एक्सप्रेशन को मैंने एनर्जी डेंसिटीज़ के टर्म्स में लिखा है, आप इसको टोटल एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो ये PAL प्लस 1/2 mv² प्लस mgh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बन जाएगा। और एनर्जी डेंसिटीज़ के टर्म्स में लिखोगे तो P प्लस 1/2 रो v² प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि एक एंड पे इतना है, दूसरे एंड पे इतना होगा। तो एक एंड पे पहले एंड के लिए 1 सफिक्स यूज़ कर लो और दूसरे के लिए 2 यूज़ कर लो। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा P1 प्लस 1/2 रो v1² प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो v2² प्लस रो जी h2। ये भी एक स्टेटमेंट लिखा जाता है बर्नौलीज़ थ्योरम का। चलिए इसके डेरिवेशन की बात कर लें। तो हमें इसको 2-3 स्टेप में करना होता है सोल्व। सबसे पहले तो आप लिक्विड के ऊपर वर्क कितना कर रहे हो आप ये कैलकुलेट कर लो, और बस एक आसान सी बात है कि
जितना आप वर्क करते हो उतना ही उसकी एनर्जी में चेंज आ जाता है। तो फिर उसकी एनर्जी में आने वाला चेंज कैलकुलेट कर लो, इन दोनों चीज़ों को इक्वेट कर लो, यानी कि आपने जितना वर्क किया है और एनर्जी में जितना चेंज आया ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अब 3 स्टेप हो गए। सबसे पहले स्टेप में आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हो, आपने कितना किया लिक्विड के ऊपर। दूसरे स्टेप में लिक्विड की एनर्जीज में कितना चेंज आया ये कैलकुलेट कर रहे हो, और तीसरे स्टेप में इन दोनों को इक्वेट कर रहे हो, यानी कि वर्क डन एंड चेंज इन एनर्जी, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हो। बस एकदम से प्रूव हो जाती है फिर बर्नौलीज थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेप में देखो वर्क डन ऑन लिक्विड ये कैलकुलेट किया गया है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पहले एंड पे कितना आपने वर्क किया है, P1 इंटू A1 इंटू V1 ये वर्क किया, और दूसरे एंड पे लिक्विड एग्जिट अपने आप हो रहा था तो वहां पे लिक्विड ने वर्क किया, और कितना वर्क किया, P2 इंटू A2 इंटू V2। तो नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड ये कितना हो गया, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। इसको मैंने एक्सप्रेशन 1 लिख दिया। दिस एक्सप्रेशन टेल्स यू वर्क डन ऑन द लिक्विड। अब चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट कर लो। तो चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, दो तरह की एनर्जी है उसके पास में, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैलकुलेट कर लो और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट कर लो अलग अलग, और दोनों का समेशन कर लो, वो टोटल चेंज इन एनर्जीज आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये इसमें से 1/2 m कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो गया 1/2 m ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और दूसरी वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो कितना आ गया, रो जी एच एम जी एच एम की टर्म्स में लिख रखा है, तो mgh2 माइनस mgh1, इसमें से mg कॉमन ले लिया, तो mg ब्रैकेट में h2 माइनस h1। अब इन दोनों का समेशन यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एक्सप्रेशन नंबर 4 में लिखा हुआ है 1/2 m ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस mg ब्रैकेट में h2 माइनस h1। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 4। ये आ गया चेंज इन एनर्जी। अब एक्सप्रेशन नंबर 3 और 4 को आपस में इक्वेट कर लो। ये एक्सप्रेशन 3 कहाँ से आया है, एक्सप्रेशन नंबर 1 को इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की हेल्प से रिड्यूस किया है, और ये जो P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 था, इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है P1 माइनस P2 ब्रैकेट में इंटू m अपॉन रो। तो इसको एक्सप्रेशन नंबर 3 को और एक्सप्रेशन नंबर 4 को इक्वेट कर लो आपस में, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, और इमीडिएटली आपको बर्नौलीज थ्योरम आपकी प्रूव हो जाती है। P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, तो ये बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ हो गया, डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करेंगे।